बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। सेहत और तंदुरुस्ती प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम 7 से 8 बजे तक लाइव, और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी बातें होती हैं उनका ताल्लुक जो है वो अच्छी सेहत के साथ है। तो बिल्कुल हर कोई चाहता है कि अच्छी सेहत हासिल हो, तो बिल्कुल जी आप प्रोग्राम्स देखते रहिए। और अगर आपका कोई भी तिबी मसला है तो आप लाइव कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में बता सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे भी चल रहा है 0514102357 पे आप लाइव कॉल कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप नंबर यूज़ करना है तो स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैं भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ 0300-911-6681। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-333-9878। तो नंबर आपने नोट कर लिए होंगे, कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि मौसम की तब्दीली होती रहती है और हम लोग उसके हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम थोड़े से टाइम पे महदूद होता है। कोशिश यही होती है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाबात जो हैं वो हम हासिल करें, आप तक पहुंचाएं, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो इन बीमारियों के हवाले से जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर आप अनजान हैं। तो बिल्कुल जी आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो प्रोग्राम में उन्हें शामिल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि प्री मानसून चल रहा है और हम देख रहे हैं कि आप को भी ये एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि ज़ाहिर सी बात है क्लिनिक पे काफ़ी सारा रश हो जाता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, मौसम की चेंजिंग के साथ ही कुछ बीमारियां आ जाती हैं। तो आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें ज़्यादातर देखने में ये आ रहा है या तो गला ख़राब हो रहा है या फिर फ्लू ज़्यादा हो रहा है। तो क्या आया ये मौसम की वजह से ही है या फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं? बिल्कुल ये मौसम के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस जो है वो इस मौसम में अच्छे तरीके से नशोनुमा उसकी होती है। तो हर दूसरे बंदे को फ्लू के अलामात है। एक मेंबर को अगर हो जाए फैमिली के, तो फिर बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। बाज़ लोग जो है वो ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है वो कर लेते हैं। तो बिल्कुल मौसम के साथ इसका ताल्लुक है। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों के फ्लू के सिम्टम्स हैं, जैसे गले में जो है खराश हो जाना या फिर ज़्यादातर जो मसला आ रहा है वो फ्लू ज़ुकाम इस तरह का है। तो आप अगर हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि ये हर दूसरे बंदे को ये मसला दरपेश है, तो आप कोई मेडिसिन ऐसी है जो इस्तेमाल करें तो इस मसले से छुटकारा पा सकें? बिल्कुल, बेलाडोना अच्छी दवाई है, बेलाडोना इस्तेमाल करें। और अगर गले में आपको प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, खराश है, तो नमक वाले पानी से गर्गलिंग यानी गरारे जो है वो कर लेने चाहिए, उससे भी आपको रिलीफ मिल जाता है। बिल्कुल जी। बेलाडोना दवा का नाम है। ये कितने कतरे? ये 5 कतरे लेने चाहिए, सुबह और शाम लेने चाहिए। अगर तकलीफ खाने का कोई वो नहीं है, मतलब पहले ले लें बाद में ले लें? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तकलीफ ज्यादा हो तो फिर 3-4 टाइम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यही मेडिसिन बच्चों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल, बच्चे और बड़े सब ले सकते हैं, सेफ मेडिसिन है। सही, बिल्कुल जी। बेलाडोना मेडिसिन का नाम है, आपने नोट कर लिया होगा। फ्लू है, ज़ुकाम है या फिर गले का मसला है आपको, तो इस मौसम में ज़्यादातर लोगों को इसी का सामना है, तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ाका होगा। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में बड़ी बड़ी बीमारियों के हवाले से बातचीत करते हैं, उनमें एक सबसे बड़ी बीमारी हार्ट की बीमारी है। और देखने में यही आ रहा है कि आजकल जो रेशो है, डेथ रेशो हार्ट अटैक से, वो ज़्यादा हो गई है। ना सिर्फ थोड़े उम्र रसीदा लोगों में बल्कि नौजवान लोगों में ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आज इसके हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस जो है हम आप तक पहुँचाएँ। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि हार्ट अटैक है क्या? हार्ट अटैक जब आपके दिल के मसल को खून की सप्लाई अगर बंद हो जाए तो उसके नतीजे में हार्ट अटैक होता है। ठीक है, दिल में शदीद जो है वो दर्द का एहसास होता है। हार्ट अटैक में फिर 3 कैटेगरीज हैं। माइनर हार्ट अटैक हो गया, मेजर हार्ट अटैक हो गया और मैसिव हार्ट अटैक हो गया, जो जानलेवा साबित हो सकता है। माइनर हार्ट अटैक तो बग़ैर किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, यानी इसमें
बाज़ औक़ात आपके दिलों की शरियानों में कोई तंगी होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप माइनर हार्ट अटैक जो है वो सफ़र कर सकते हैं। इसमें होता यूँ है कि आपके खून में जो है क्लॉट बन जाए, यानी एक लोथड़ा खून का बन गया। खून गाढ़ा होने के बाद लोथड़ा बनना जो होता है बिल्कुल बिल्कुल। लोथड़ा आपके स्ट्रेस की वजह से भी बन सकता है ब्लड में, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और आपके जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो गुर्दों के ऊपर लगे हुए हैं, वो जब कार्टिसोल हार्मोन खारिज करते हैं, उसकी वजह से आपकी दिल की जो शरियानें हैं, बाकी वजूद दिमाग की जो शरियानें हैं, वो थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तंग हो जाती है। तो फिर उसमें भी इस तरह का हार्ट अटैक हो गया या फालिज का अटैक हो गया, वो आ सकता है। इसके अलावा जो मेजर हार्ट अटैक है वो अमूमन उन मरीज़ों में होता है जिनके दिलों की शरियानों में बंदिश हो, ठीक है। तो उनमें जो है मेजर हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है। मेजर हार्ट अटैक जो है वो ख़तरनाक है, ठीक है। उसमें आपके दिल का कुछ हिस्सा जो है वो मुस्तकिल डैमेज हो सकता है। इसके अलावा मैसिव हार्ट अटैक है जिसमें आपके दिल के एक ठीक ठाक पोर्शन को खून की सप्लाई काफ़ी वक्त के लिए बंद हो जाती है, उसके नतीजे में शदीद दर्द होता है और मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाता है। उससे अगर पेशेंट रिकवर भी कर जाए, उसका हार्ट अटैक का एपिसोड अगर गुजर गया, वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच गया, दवाई दी गई, ट्रीटमेंट दी गई, तो हार्ट अटैक की कैफियत तो उसकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन दिल में एक मुस्तकिल डैमेज जो है वो रह जाता है, जिसकी वजह से दिल की जो एफिशिएंसी है, दिल के जो पंप करने की कुव्वत है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिसमें हम फिर कहते हैं कि एजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट की जो है वो कम हो गई है। सही। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को इस चीज़ में फ़र्क महसूस नहीं हो रहा होता कि आया हमें हार्ट अटैक की इलामात हैं या फिर उसके अलावा कुछ ऐसी इलामात होती हैं कि जिसमें लेफ़्ट साइड पे ज़्यादातर लोग यही समझ रहे होते हैं कि जी पेन हो रहा है, लेफ़्ट बाजू में जो है पेन हो रहा है तो शायद हार्ट अटैक हो रहा है। इस पे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी मखसूस इलामात होती हैं कि जिससे पता चल सके कि ये हार्ट अटैक है। जी, एक तो हमारे मुआशरे में एक मिसकंसेप्शन भी है कि आपके हार्ट अटैक का दर्द जो है वो आपको यहाँ चेस्ट में होगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप हार्ट अटैक जो है उसके साथ आपके यहाँ जॉ लॉक भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी आपको दर्द महसूस हो रहा होता है, पूरे आर्म में भी महसूस हो रहा है, पीछे कमर में भी जो है वो दर्द महसूस हो रहा होता है। बाज़ औक़ात चेस्ट के बिल्कुल बीच में दर्द महसूस हो रहा होता है। बाज़ औक़ात मैदे के दर्द को भी जो है वो भी हार्ट अटैक के साथ कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ पेशेंट्स जाते हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी, वो समझ रहे होते हैं कि शायद मुझे हार्ट अटैक हो गया, लेकिन जब डायग्नोज किया जाता है, ईको उनकी ठीक आती है, ईसीजी ठीक आ जाती है, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल होता है, पता चलता है कि स्टमक पेन था उनको। तो जो हार्ट अटैक है उसकी सेवेरिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पेशेंट को ठीक ठाक पसीने आ रहे होंगे, पेशेंट को सांस में घुटन हो रही होगी, ठीक है। पेशेंट का जब आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे या हार्ट बीट चेक करेंगे तो उसमें ठीक ठाक डिरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलेगी और मरीज़ जो है वो बात करने के काबिल भी नहीं होता। तो हार्ट अटैक की अलामत बड़ी वाज़ेह होती है। और बिल्कुल जी, ये जानना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि अक्सर लोगों को, जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि लेफ़्ट बाजू में दर्द हो गया तो वो एकदम से टेंशन ले लेते हैं कि हम जो है शायद हार्ट के किसी मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं या हार्ट अटैक आ रहा है। तो डॉक्टर साहब ने आपको उसकी मखसूस इलामात बताई हैं, तो आपने इन चीज़ों पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल, बाज़ पेशेंट्स में जो है वो एंजाइना की अलामत भी होती है। हम इस पे बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? आबद भट्टी बात कर रहा हूँ, पिंड भटिया से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी की दवाई आपसे ले रहा हूँ, तकरीबन 3 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, अब 4था मंथ शुरू है। ठीक है। अभी तक वो दवाई कोई भी 1% भी असर नहीं हुआ। किस हवाले से हम मेडिसिन दे रहे हैं आप? उनके ना वो पट्टू का मसला था। पट्टों का मसला था, ठीक है। हाँ जी। ठीक और अभी तक 1% भी फर्क नहीं हुआ। आपने कहा था तकरीबन 6 माह के बाद बच्ची चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक। बच्ची का इस वक्त 5 साल की है और तकरीबन उसका वेट जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 kg है। अच्छा, ठीक है। बच्ची को क्या मसला है? पट्टों की बीमारी है उनको?
पट्ठू की बीमारी है ठीक है, मैं और उनका और दिमाग CPK का मसला है और अच्छा। दिमाग का भी मसला है। ठीक है, उनका हमने CPK टेस्ट करवाया था। जी ठीक है, मैं आपको इस पे बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक दूसरी और बात है कि एक तो पहले फोन पे नंबर लगा लिया करते थे, जी इस जी तरफ गए और उन्होंने तकरीबन 2 बजे के बाद नंबर लगाया है। अच्छा उन्होंने अच्छा, कहा कि फोन पे बात नहीं है, नंबर नहीं लग सकता। ठीक है, वो एक लगा दें। ये मतलब क्योंकि इतनी दूर से आना होता है और फिर वापसी पे तकरीबन रात 1-2 ठीक बजे के करीब ना फिर बचने वापस पहुंचती है। ठीक है, इस पे ठीक है बात जी। करते हैं। अच्छा, ये इनका पेशेंट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। ठीक है, तो इनको मैं बताना चाहूँगा जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो पट्टों का मर्ज है, ठीक है, इसमें इस मर्ज को यहाँ पे रोकना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो मर्ज है ये प्रोग्रेसिव है, इसमें वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता रहता है। जिस तरह वो आपके पैरों के मसल्स को डैमेज कर रहा होता है, इसी तरह वो आपके हाथों के मसल्स को, और आहिस्ता आहिस्ता बात जाती है आपके दिल के पट्टों की तरफ। ठीक है, हमने जब भी देखा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स में कि आखिरकार उनका हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, लंग्स काम करना छोड़ देते हैं और पेशेंट इवेंचुअली डेथ बेड पे चला जाता है। ठीक है, तो इस मर्ज को रोकना जो है उसी जगह पे रोकना बड़ी कामयाबी होती है। ठीक है, इसमें फिर इम्प्रूवमेंट आना वो बड़ी देर की बात है। ठीक है, टाइम तो लगता जी बिल्कुल, तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसमें हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, हमारा टारगेट यही होता है कि ये मर्ज मज़ीद जो है प्रोग्रेस ना करे और पेशेंट के दिल और लंग्स को इफ़ेक्ट ना करे। तो इसको रोकना ज़रूरी है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का काफ़ी लंबा इलाज किया जाता है, बड़ा टाइम टेकिंग। बिल्कुल, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। टाइम हो गया एक शॉर्ट सी ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ थे, उन्होंने सवालात कुछ किए थे और कुछ प्रॉब्लम बताई थी। तो डॉक्टर साहब आपने उनको मर्ज के हवाले से तो बता दिया। दूसरा उनका जो मसला था कि जी हम दूर से आते हैं और नंबर लेते हैं तो हमें जो है फिर आगे टाइम पे जो है हम फ्री नहीं हो सकते कि देर हो जाती है। जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम अक्सर फेस करनी पड़ती है पेशेंट को। देखें, एक पेशेंट है, उन्होंने टाइम लिया है 1 बजे का। ठीक है, तो 1 बजे के नंबर में उनको नंबर दे दिया गया, तो वो जब पहुंचेगा 3 बजे, सही, तो उससे पहले जो 50 बंदे ऑलरेडी सुबह 12 बजे के वेट कर रहे हैं, तो उनका राइट तो नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो वक्त पे पहुंचना चाहिए, जो टाइम बता दिया जाता है उसी के मुताबिक जब पहुंचेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल जी, आप जब कॉल करके डॉक्टर साहब के क्लिनिक से नंबर लेते हैं, आपको टाइम बताया जाता है, तो कोशिश किया कीजिए कि आप उस वक्त से पहले घर से निकल आया करें। रास्ते में भी जो टाइम लग रहा होता है, सफ़र का होता है, तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाकी मरीज भी जो होते हैं उनका भी उतना ही हक होता है, वो भी टाइम पे आए होते हैं। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों से आप तभी जो है बच सकते हैं। तो खैर जी, हम हार्ट अटैक के हवाले से बातचीत कर रहे थे और जिस तरह आपने बताया कि इसकी इलामात क्या है, फ़र्क कैसे कर सकते हैं हम कि ये हार्ट अटैक है। देखें, हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है। ठीक है, हार्ट अटैक एक ऐसी इमरजेंसी है, बाज़ लोगों में तो खुशकिस्मती से हार्ट अटैक जो है वो आ जाता है और गुजर जाता है। ठीक है, यानी क्लॉट खुद ब खुद जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और मरीज़ बच जाता है, जिसे हम माइनर हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ लोगों में जो है वो क्लॉट जो है दिल की किसी शरियान में जाके फंस जाता है और खून की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। उनमें फिर जो है हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जिसमें एंटी कोगुलेशन थेरेपी की जाती है। एक ऐसी इंजेक्शन लगाई जाती है जो खून को फ़ौरन पतला कर देती है और जो क्लॉट है उसको खारिज कर देती है और मरीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा जो है बचत हो जाती है। सही। तो इसकी तशख़ीस जो है हम उसकी तरफ भी आएंगे कि तशख़ीस कैसे की जा सकती है। तशख़ीस के लिए तो आजकल एडवांस ज़माना है और एडवांस डायग्नोस्टिक अवेलेबल है। ETT टेस्ट भी होता है, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज करवाई जाती है, उनकी कैपेसिटी देखी जाती है। कुछ हद तक जब वो एक्सरसाइज करता है, जब वो रनिंग करता है, फिर उनको पेन शुरू हो जाता है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, दिल की शरियानों में कई बंदिश है। इसके अलावा ECG कराई जाती है, हार्ट अटैक के दौरान भी कराई जाती है, तो उसमें भी एबनॉर्मेलिटी वाज़ेह नज़र आ जाती है। इसके अलावा ईको जो है, ईको भी बड़ा एक एडवांस्ड
टेस्ट है उसमें भी पता चल जाता है कि दिल की एफिकेसी कितनी है और आया दिल फंक्शन सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, या हार्ट अटैक की वजह से दिल की एफिशिएंसी पे कुछ असर पड़ा है कि नहीं। फिर इसके अलावा जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं जैसे कि एंजियोग्राफी हो गई, तो एंजियोग्राफी में फिर मज़ीद भी पता लगाया जा सकता है कि आया दिल की शरियानों में बंदिश है या नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जैसे दिल की शरियानें जो हैं वो उनका तंग हो जाना, क्या आया होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं कि अगर कोई इस मसले का शिकार है तो विदाउट किसी बड़ी प्रॉब्लम के सिर्फ मेडिसिन से ये चीज़ क्लियर हो जाए? बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो भी CAD के पेशेंट्स हैं या जो दिल की शरियानें तंग होने का जो मर्ज हैं, जितने भी हमारे पास केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। एक पेशेंट हमारे पास है क्लिनिक में, तकरीबन 10 साल पहले उनको बताया गया था कि मतलब आपका दिल जो है वो टोटली फेल हो चुका है, एजेक्शन फ्रैक्शन उनकी 10% पे थी। हमारे वालिद साहब का केस है, तो अभी भी वो आते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। हालांकि 10 साल पहले उनको बता दिया गया था उनके रिश्तेदारों को कि ये इसकी ज़िंदगी इतनी नहीं है, लेकिन क्रिटिकस जो मैजिकल दवाई है हमारी होम्योपैथी में वो हम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेहतमंद है। 90 इयर्स प्लस उनकी एज हो गई है, तो बिल्कुल ये काबिल इलाज है। दूसरी तरफ वो स्टंट लगा देते हैं, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, उसमें फिर मरीज को जो है वो पूरी ज़िंदगी ब्लड थिनर्स लेने होते हैं, जो फिर मैदे को नुकसान, गुर्दों को नुकसान, लिवर डैमेज, तो इन चीज़ों से मरीज़ जो है होम्योपैथिक में बच जाता है। सही। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जैसे मैंने कहा कि एक तो थोड़े उम्र रसीदा लोग होते हैं, ज़्यादा पहले हम ये देखते थे कि उनको हार्ट का मसला होता था, लेकिन आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो भी दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, इसके पीछे क्या वजूहात देखते हैं? देखिए ज़्यादातर तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी अगर आपके वालिदैन में कोई दिल के शरियानों की बीमारी थी तो वो जो है बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। लेकिन चूंकि वालिदैन में 40-50 साल की एज में जो है वो डायग्नोज हो रही थी, तो हमारा जो अभी यंग जनरेशन है उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि उनकी वही बीमारी 30 साल 35 साल में जाके डायग्नोज हो रही है। तो लाइफ स्टाइल, हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारा एक्सरसाइज का ना होना, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होना, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो यंगस्टर्स को इस आर्जे में मुब्तला कर सकते हैं। बिल्कुल जी। एक्सरसाइज को आप इसी तरह अपनी लाइफ में शामिल रखें जिस तरह आप खाने को रखते हैं। जिस तरह खाना आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है तो एक्सरसाइज आपकी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बस में हैं, लेकिन उनको अगर वक्त पे कर लिया जाए तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। तो खैर डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो पेशेंट हैं हार्ट अटैक के या हार्ट के किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं, उनके लिए एहतियात क्या? एहतियात में तो उनको सबसे पहले अगर उनको डायबिटीज़ है तो वो उनको कंट्रोल रखने चाहिए, ठीक है। उनका कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक करवाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए, और डाइट अपना कंट्रोल रखना चाहिए जिसमें फैटी खुराक, जो चर्बी वाला खुराक है उसको अवॉइड करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको दिल के प्रॉब्लम से बचा सकती है। सही, बिल्कुल जी। हम मज़ीद भी इस हवाले से जानेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? बात कर रही हैं जी जी कीजिए। डॉक्टर साहब जी वालेकुम। मेरी आई साइड बहुत काफ़ी वीक हो रही है, ठीक है। हाँ, और कोई और मसला भी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर ना शुगर का कोई मसला है, ठीक है। तो और पहले इतनी नहीं थी, अब थोड़ी सी वीक होती जा रही है, वीक हो रही है, तो मैंने कहा आप कोई अच्छे से ड्रॉप्स वगैरह बता दें। ठीक है, ये कितने अरसे से आपकी नज़र कमज़ोर होती गई है? ये अभी कोई एक दो महीने, 1-1.5 महीना हुआ है बस, हल्की हल्की से, अभी इतनी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई ड्रॉप्स वगैरह अच्छे आप बता दें तो। ठीक है, मैं आपको 2 मेडिसिन बताऊंगा, दोनों ड्रॉप्स आपने इकट्ठे इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? जी 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 ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। तो नज़र का कमज़ोर होना ये चूँकि एक्यूट स्टेज में है, यानी इनिशियल स्टेज में है, तो 90% चांसेस है कि ये रिवर्स हो सकता है। तो इसमें हम देते हैं फायोस्टिग्मा 30 पोटेंसी में हम देते हैं, साथ में देते हैं हम रूटा जी, रूटा 30 में और फायोस्टिग्मा 30 में, ठीक है। ये दोनों दवाइयाँ 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में
3 ٹائم دن میں لیں تو انشاءاللہ ان کے جو گلاسز ہیں وہ بھی اتر جائیں گے، اور دوبارہ جب یہ ٹیسٹ ریوائز کریں گی اپنی نظر کا تو انشاءاللہ اس میں امپرومنٹ ہوگی. 1 مہینے یہ بعد قطرے پینے ہیں انہوں جی نے. یہ پینے ہیں بالکل جی، یہ قطرے آپ نے پینے ہیں پانی میں ڈال کے. جی. تو آگے آپ کنٹینیو کیجیے. جی بالکل 1 مہینے بعد ان کو ٹیسٹ جو ہے نظر کا وہ چیک کروانا چاہیے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو میڈیسن آپ نے نظر کے لیے بتائی ہیں، یہ جتنے بھی افراد جن کی نظر کمزور ہے، جی جی کافی سارے ہم بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی گلاسز پہنے ہوتی ہیں. جی بالکل. کچھ بچپن سے ہی بچوں کو چشمہ لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں یہ بھی ہم جانیں گے. میڈیسن بھی آپ بتائیے گا مزید اگر کوئی ہے بچوں کے حوالے سے بھی. تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سب سے میں نے بات کر رہی ہے، میں سے بول رہا ہوں گامی جی جی بات کیجئے. جی میرا سوال یہ ڈاکٹر جی جی بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، آپ دوبارہ اگر کال کر لیں کیونکہ جی جی ہاں ابھی ٹھیک. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی ابھی ٹھیک ہے. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ جن لوگوں کے خاندان میں یہ بیماری ہے دل کی، میرے والد صاحب چاچا جو سارے وہ اسی کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، تو ان کو کیا ہے، ہمیں کیا تحقیق تدابیر کرنی چاہیے؟ یہ تو فیملی میں اور کسی کو بھی ہے مرگی کی بیماری؟ نہیں، دل کی بیماری. دل کی بیماری ٹھیک ہے. اس پہ میں ذرا آپ کو کچھ آگاہی دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کے لیے. اچھا انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اسی بیماری سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. بالکل. تو ہمیں کیا احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیے جی آپ اس بیماری کو جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ کے فیملی میں ہارٹ ڈیزیز آ رہا ہے تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ اس کو روک سکتے ہیں اگر آپ بر وقت اپنی تشخیص، اپنی علاج، اپنا ڈائٹ اگر کنٹرول رکھیں گے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کے والدین کو 40-50 سال کی ایج میں ڈائیگنوز ہوئی ہے، ان کو کوئی ہارٹ کا ایپیسوڈ جو ہے وہ لاحق ہوا ہے، تو آپ اس چیز کو 60-70 سال تک لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیملی میں ہسٹری ہے، تو آپ ابھی سے یعنی آپ 30 سال کی ایج سے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، آپ چکنائی والی چیزیں نہ لیں. ٹھیک ہے آپ اپنا چیک اپ جو ہے وہ کروایا کریں، کولیسٹرول کا، ڈائبٹیز کا، بلڈ پریشر اپنا چیک کروایا کریں. یہ ساری چیزیں جب آپ کنٹرول رکھیں گے تو آپ کو رسک فیکٹر جو ہے وہ کم ہوں گے اور آپ کی بیماری جو ہے وہ دیر تک کچھ اس کے علامات نظر نہیں آئیں گے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم دیکھتے ہیں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا میڈیکل چیک اپ جو ہوتا ہے میرے خیال سے ہر انسان کو کروانا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا. جس طرح ابھی انہوں نے ایک سوال کیا تو لازمی ہے کہ آپ ہر منتھ یا ہر 2 منتھ بعد جا کے اپنا چیک اپ کروائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے پانی آپ زیادہ پیتے ہیں تو آپ کے گردوں میں پتری نہیں بنتی. اسی طرح جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، ریگولر ایکسرسائز کریں گے آپ، تو آپ کے جو شریان ہیں اس میں خون جو ہے تیزی سے دوڑے گا، تو جو بلاکج ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوگی، اس کو ڈیولپ ہونے کا موقع نہیں ملے گا. تو آپ ایکسرسائز لازمی کیا کریں. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو ایکسرسائز اپنے روٹین کا حصہ بنائیں اور ڈائٹ کنٹرول رکھیں. جی ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے پھر مزید سوالات کریں گے. جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام صحت اور تندرستی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک کالر تھے ہمارے ساتھ بریک میں، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے لیکن میری ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے. تو اس کے لیے اگر کوئی میڈیسن بھی بتا دیں اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. دیکھیں جی دل کا تیز دھڑکنا جسے ہم پلپیٹیشن بھی کہتے ہیں، یہ مریض کو محسوس ہوتا ہے باقاعدہ نا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ تیز دھڑک رہا ہوتا ہے، باقاعدہ گردن میں اس کو احساس ہوتا ہے. تو اگر کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو تو یہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ اگر کوئی دوائیاں لے رہے ہیں، جیسے فرض کریں ایسپرین آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. سرٹن اور میڈیکیشنز بھی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پلپیٹیشنز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے تو اگر دل کا کوئی مرض لاحق ہے تو بھی آپ کو ہو سکتا ہے.
मुख्तलिफ वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि मैंने चेकअप करवाया है, दिल का भी कोई मसला नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हार्ट बीट अचानक किसी वक्त तेज हो जाती है। ठीक है, ये खाने पीने से या गैस्ट्रिक से भी इस तरह का हो सकता है, हार्ट बीट तेज हो बिल्कुल जाती गैस्ट्रिक है? ट्रबल में भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं, या अगर अचानक आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी अचानक आप खड़े हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके पल्पिटेशन जो है वो हो सकती है, हार्ट रेट जो है तेज़ हो सकता है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाज़ औक़ात इसमें जो है एरिथमिया उसे हम कहते हैं, वो फिर एक मेडिकल कंडीशन है, उसमें फिर आपको प्रॉपर चेकअप और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो करवाना होता है। लेकिन नॉर्मल पल्पिटेशन एक नॉर्मल चीज़ है जो किसी को भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें आपको डर लगा, खौफ हो गया आपको, तो उस दौरान भी आपका दिल जो है वो ज़्यादा, या आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एक्साइट हो गए, तो उसकी वजह से भी आपको पल्पिटेशन हो सकती है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, मतलब कि ये स्ट्रेस से भी हो सकती है, इसके पीछे मामूली सी कुछ वजूहात हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना मेडिकल चेकअप करवा लें। मैं पहले भी यही बात कर रही थी कि हमें हॉस्पिटल जाना तब याद आता है जब हमें मर्ज जो है उसको देखते हैं। और बिल्कुल, अगर आपको बगैर किसी की वजह से आपको पल्पिटेशन हो रही है, एनीमिक भी नहीं है आप कोई, अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी वजह से भी हार्ट को जो है वो ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है खून को पंप करने के लिए, तो उसमें भी आपको पल्पिटेशन हो सकती है। लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है तो फिर तो डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए। सही। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हम जब हार्ट अटैक की तशखीस होती है या कुछ पता चलता है कि जिस तरह आपने बताया खून गाढ़ा हो जाता है, जी, उसकी वजह से भी ये हार्ट अटैक का मसला आता है, तो खून गाढ़ा ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप जो है अपने डाइट को कंट्रोल रखें। अगर आप सुबह दोपहर शाम या फ़र्ज़ करें हर रात को आप गोश्त खाएंगे, तो ज़ाहिर है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ेगा, खून आपका गाढ़ा रहेगा, तो कभी भी आपका क्लॉट बन सकता है। तो आप एक्सरसाइज करें, आप अपने डाइट को कंट्रोल रखें, डाइट में अपने जो है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। जब आप वेजिटेबल्स लेते हैं, आपके खून में, आपके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स की मकदार ज़्यादा होती है, तो वो आपके ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देती, यानी आपके ब्लड को गाढ़ा होने नहीं देती। तो सब्जियां खाएं, एक्सरसाइज करें। सही जी बिल्कुल जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, शौकत रुमान जी, क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी पूछिए। मेरा हेड का मसला स्टार्ट पड़ा है। अच्छा, स्टंट लगा हुआ है? 3 महीने हो गए हैं। ठीक है। तो पट्ठों की भी तकलीफ होती है, वो तो बेहतर है अभी। तो आपका एड्रेस क्या है इधर उधर आपके पास? ठीक है, हम बता देंगे आपको, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक जी, एक तो एड्रेस पूछा है उन्होंने। अगर आप नज़दीक तरीन रिहायशी हैं इस्लामाबाद के, तो G9 मरकज़ में गफ़ार होम्यो फैमिली क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है, और आपने विज़िट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप वहाँ से कॉल करके भी मालूमात ले सकते हैं। अगर आपने हार्ट के हवाले से अपना ट्रीटमेंट करवाना है तो आगे डॉक्टर साहब आपको मज़ीद गाइड करते हैं। देखें जी, जितने भी दिल के मरीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो मेडिसिन है, उनकी जो मेडिकेशन है, वो मरीज़ को बिस्तर पे लटा के रख देती है, ठीक है। मरीज़ अपना जो काम है वो जिस तरह नॉर्मल रूटीन में पहले कर रहा था, उस तरह रूटीन में वो अपने काम परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो ब्लड थिनर ले रहा होता है, ठीक है। दिल की धड़कन को रेगुलेट करने वाली कुछ दवाइयाँ ले रहा होता है, जिसमें वो अगर बेड पे लेटा रहे तो वो अच्छा महसूस कर रहा होता है, लेकिन अगर वो चहलकदमी करे, वो काम शाम करने लगे, तो उसको अपनी एनर्जी बहुत लो महसूस होती है। तो इसमें हम क्रिटिगस दवाई देते हैं। क्रिटिगस बड़ी अच्छी दवाई है। क्रिटिगस, जी, ठीक है। तो बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप नोट कर लीजिए, आप उस पर भी कॉल करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। बिल्कुल जी, ज़ाहिरी सी बात है, बातचीत हो रही होती है, जब तक जवाब पूरा ना पहुंच जाए हमारे
دیکھنے سننے والوں تک تو ہم کال جو ہے وہ اٹینڈ اس لیے نہیں کر پا رہے ہوتے، معذرت کے ساتھ آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ خیر جس طرح ہم دل کے امراض کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم نے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی کہ ان میں ریشو بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بھی دل کے امراض پائے جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے امراض جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت عام ہیں بچوں میں۔ دیکھیں جی، بچوں میں ایک تو کنجینٹل ہے یعنی پیدائشی، ٹھیک ہے، وی ایس ڈی یا اے ایس ڈی، ٹھیک ہے، اے ایس ڈی یعنی دل کے اپر چیمبر میں جو ہے وہ سوراخ ہوتا ہے اور آکسیجنیٹڈ اور نان آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ مکس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وی ایس ڈی جو دل کے نیچے والے چیمبر ہے اس میں سوراخ ہوتا ہے اور بلڈ مکس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پی ڈی اے بھی کنجینٹل ہے پیدائشی طور پہ، لیکن سب سے بڑا پرابلم جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پیراکارڈائٹس کا، ٹھیک ہے۔ پیراکارڈائٹس ایک ایسا مرض ہے جو گلے، جو ٹونسلز کے انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے دل کا مرض جو ہے بچوں میں لاحق ہوتا ہے۔ بالکل، مطلب کہ گلے کا ایک جو مسئلہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے اس سے بھی آپ کے بچوں میں ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب بھی آپ کو یہ ایسی تبدیلی جسم کے اندر محسوس کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی علامت محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے ہیں، آپ وہ ٹیسٹ کروائیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کو بر وقت اگر آپ ان کی تشخیص کر لیں، علاج شروع کر لیں، تو آپ کسی بڑے خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں نوشین، جو پیراکارڈائٹس کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں۔ بعض بچوں میں ٹونسلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹونسلز میں انفیکشن ہوتا ہے اور والدین جو ہیں اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہوتے، تو وہی انفیکشن آپ کے دل تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس میں آپ کا دل جو ہے اس طرح فنکشن نہیں کر پا رہا ہوتا ہے جس طرح پہلے۔ دل کے جو مسل ہیں وہ اسٹف ہو جاتے ہیں، ان کو پھر پمپ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور بچے کو پھر پوری زندگی کے لیے پرابلم سہنی پڑتی ہے۔ تو ٹونسلز کو اگنور کبھی نہیں کرنا چاہیے بچوں میں۔ بالکل جی، ٹونسلز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اگر بچے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے گلے میں اس طرح تکلیف ہے، پین ہے، تو آپ سب کام چھوڑ کے جو ہے سب سے پہلے بچوں کا معائنہ کروائیں تاکہ آپ کسی بڑی بیماری سے بچ سکیں۔ تو بالکل جی، آگے بھی بڑھتے ہیں، اور جس طرح بڑی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹے موٹے پرابلمز جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ خواتین کو زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چہرے پہ غیر ضروری بال جو ہیں ان کا زیادہ ہو جانا یا ہونا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے کافی سارے ٹریٹمنٹ بھی خواتین جو ہیں وہ کرواتی ہیں، وہ لیزر کے ذریعے بھی وہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے اسکن بڑی ڈیمیج ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اس بارے میں آگاہی دیجیے۔ دیکھیں جی، انوانٹیڈ گروتھ آف ہیئر، ٹھیک ہے، فیمیلز میں یہ بہت بڑی پرابلم آج کل سامنے آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ ہارمونز کا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے جسم میں جو میل ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون، جب وہ ایکسیسو مقدار میں آ جائے تو پھر آپ کے چہرے پہ بال جو ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف چہرے پہ بال آتے ہیں بلکہ لڑکیوں کے مزاج میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے ہارمونز کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہارمونز کو بیلنس کرتے ہیں تاکہ ٹیسٹوسٹیرون جو زیادہ مقدار میں آ گیا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو اس میں ہم توجا دیتے ہیں، توجا جو فیمیلز میں ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے بڑی زبردست دوائی ہے، اور ساتھ میں ہم اولیم جیک ایک دوائی ہے جو استعمال کرواتے ہیں، تو 3-4 ماہ کے دوران جو ہے وہ شیڈ ہو جاتے ہیں، بال گر جاتے ہیں۔ صحیح، بالکل جی۔ کسی ایسی ٹریٹمنٹ سے بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ ہو، آپ کی اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ ظاہر چہرہ جو ہے اگر اسکن خوبصورت نہیں ہے یا صاف نہیں ہے تو اس کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے بہت پیسہ خرچ کر کے یہ ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں، لیکن لیزر کرواتے ہیں، لیکن وہ تو ایک ناکامیاب علاج ہے، وہ تو پھر دوبارہ سیشن تھوڑا سا کروانا۔ آپ کو وہ لگتا ہے کہ فرق پڑا ہے، لیکن آپ کو دوبارہ سے اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، پھر مزید سوالات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چہرے پہ غیر ضروری بالوں کا ہونا، اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے
تو ڈاکٹر صاحب اسی طرح کا ایک اور مسئلہ جس کو میرے خیال سے ینگسٹرز جو ہمارے ہیں، لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے چہرے پہ دانوں کا ہو جانا یا چہرے پہ جو کیل مہاسے ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ اور ینگسٹر میں آپ بات کر رہی ہیں تو ینگسٹر میں تو یعنی ٹین ایج میں یہ پرابلم بہت زیادہ دیکھنے کو آتی ہے۔ اینڈروجن ہارمونز کا زیادہ ہونا جو ہے اس کی وجہ ہے، چونکہ ینگ ایج میں ہارمونل چینجز جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اینڈروجن ہارمون جو ہے وہ بالکل پیک پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی ایکنی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو سیبیشیس گلینڈز ہیں جو اسکن کے، اس میں جب آئل کی ایکسیسو مقدار جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی دانے نکل آتے ہیں۔ تو یہ 2-3 سمپل اس کے تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں کہ اگر اس طرح کا کوئی پرابلم ہو، کیونکہ زیادہ تر تو دیکھنے میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ مہنگی سے مہنگی کریمیں جو ہیں وہ یوز کی جا رہی ہوتی ہیں، مختلف ٹریٹمنٹس کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسکن خراب ہو جاتی ہے ساری عمر کے لیے۔ بالکل دیکھیں جی، اگر ینگ ایج میں ہے اور اینڈروجن ہارمون کی وجہ سے ایکنی ڈیولپ ہو رہا ہے تو پھر اس میں ہم کالی بروم بھی دیتے ہیں، ہم اس میں توجا بھی دیتے ہیں، بعض لڑکیوں میں ہم جو ہے بربرس ایکوافولیم بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کیل مہاسے جسے کہتے ہیں، اس میں پھر ہم ایسڈ نائٹ بھی دیتے ہیں جو ان کیلوں کو دانوں کی شکل میں باہر نکال دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض پیشنٹ میں سیلیشیا کا استعمال بھی کرتے ہیں، بعض پیشنٹ میں جن میں انفیکشن کی وجہ سے سیبیشیس جو سیبم ہے اس میں انفیکشن کی وجہ سے، تو پھر اس میں ہم اپلیکیشن کے لیے بھی کچھ ڈراپس دیتے ہیں، جیسے کہ بربرس ایکوفولیم ہو گیا یا اکنیشیا ہائیڈروکوٹائل، وہ پھر ایکسٹرنل اپلیکیشن کے لیے بھی استعمال کرواتے ہیں۔ صحیح، بالکل جی۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان کو اکثر یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کا سامنا رہتا ہے، لیکن اس میں احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی سکن میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ دانے ہیں، کیل مہاسے ہیں، تو آپ اس کو چھیڑیں مت۔ آپ جب چھیڑیں گے تو آپ کے وہ، کیونکہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، جب آپ کا ہارمونز جو ہیں وہ بیلنس ہو جاتے ہیں تو یہ اسکن جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ میں جو ہے پروڈکٹس بہت زیادہ اویلیبل ہیں، تو لوگ بغیر سوچے سمجھے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کریمز میں ہوتی ہے مرکری، ٹھیک ہے، اور کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے اسکن کو پرماننٹلی ڈیمیج کر دیتے ہیں، اور ایکنی اسکارز بڑے بڑے رہ جاتے ہیں، نشان رہ جاتے ہیں جو پھر پوری زندگی کے لیے چہرے پہ رہ جاتے ہیں، نہیں ہٹتے۔ تو ان کریموں کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو تھراپیز ہیں جو خواتین کرواتی رہتی ہیں، اس سے بھی بچ رہنا چاہیے۔ بالکل جی، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت رہیں صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ، تو اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی احتیاط کی جائے۔ تو امید ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ کو کافی ساری معلومات جو ہیں وہ حاصل ہوئی ہوں گی۔ کوشش کریں کہ جیسا ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور خاص کر یہ جو ہارٹ کے حوالے سے ہم نے آج بات چیت کی ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو شامل کر لیں، اچھی خوراک، اور یہ اگر 2 چیزیں آپ کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ جب آپ ایکسرسائز کریں گے، سب سے پہلے آپ کا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ جب آپ کا مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگا تو آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی آسانی سے، اور آپ اپنے کاموں کو بھی اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے۔ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ خوشگوار رہے گی۔ بالکل جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ سب کا بھی کہ آپ پروگرام میں شامل رہے۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کال نہیں لگ پا رہی تھی، تو آپ نے واٹس ایپ نمبر پہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر لینا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر منگل کو حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔